हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करा दिया है, जो आप लोगों को चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखिए चैप्टर नंबर 5 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछते हुए चलिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कहता है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य वह होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और उस बल के लगने से वह वस्तु विस्थापित हो, तो इस स्थिति को किया गया कार्य कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पर बल लग रहा है F, और F लग करके कुछ इसके दिशा में परिवर्तन आ रहा है, कुछ इसके स्थान में परिवर्तन आ रहा है, और ये वस्तु F विस्थापित हो जा रही है। तो इस कंडीशन में जो इसका किया गया कार्य होगा, वर्क डन जो होगा, वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक क्या होता है। तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया कि अगर कोई वस्तु है उस पर F बल लग रहा है और वो जो F बल लग रहा है उसके विस्थापन के दिशा में लग रहा है, तो उसका जो वर्क डन हो जाएगा, जो किया गया कार्य होगा, वो W बराबर क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, W बराबर Fs। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है। ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाकर करने का मतलब यहाँ पे कितने न्यूटन, यहाँ पे F का मान कितना हो जाएगा, तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और उसको वो गतिशील कर रहा है। यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाता है, यानी कहने का मतलब इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और इस बिंदु तक जाता है और पुनः फिर से वह इसी बिंदु पर आ जाता है जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी S जो होता है वो 0 हो जाता है, और जब S 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर 0 होगा। कैसे होगा आपको समझ में आया होगा, हमने समझाया आपको कि पहले वो इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और चल करके वो इस बिंदु तक आती है, लेकिन पुनः फिर इस बिंदु से इस बिंदु पर चली आती है। इसके कारण इसके पास जो इसका वैल्यू होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो 0 हो जाता है। और जैसे ही आप फॉर्मूला का यूज करेंगे W बराबर Fs, तो यहाँ पे S का मान जैसे ही आप 0 रखेंगे और 5 न्यूटन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी इस कंडीशन में इसका जो वर्क डन हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक जूल को परिभाषित करें। एक जूल को क्या करना है, परिभाषित करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि एक जूल कार्य की वह मात्रा है, एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी में चलाने में किया जाता है। 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया जाता है, उसी को हम लोग एक जूल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस पृथ्वी पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु से एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा,
तो देखिए यहाँ पे हमने इसको डिटेल से लिख करके समझाने की कोशिश करी है कि जो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है ना वो mgh होता है। m का मतलब मास होता है, g का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और नहीं g का मतलब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा बच्चों, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होगा जिसका वैल्यू 9.8 लिया जाता है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। और h का मतलब हाइट होता है, वो कितना ऊंचाई तक जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब सीधे दिशा में लगता है, और इस दिशा में पिंड का जो विस्थापन हो रहा है वो शून्य हो रहा है। क्यों शून्य हो रहा है? क्योंकि ये धरती से फेंका जा रहा है और पुनः वापस आके धरती पर ही गिर रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसका एस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और अतः जो कार्य किया हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल कितना कार्य किया जाएगा। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसके द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उत्तर में हमने लिखा है शून्य। क्यों शून्य होगा? तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जैसे ये शून्य हो जाएगा तो जैसे आप वर्क डन निकालेंगे, W का मान निकालेंगे, तो उसका पूरा वैल्यू को जब 0 से आप गुना करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं? और बताइए क्यों। तो देखिए उत्तर में लिखा है हाँ सहमत हैं, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु का त्वरण भी शून्य हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब समझिए आप लोग कि यदि कोई वस्तु पर लगने वाला बल है, ठीक है, और उसका जो परिणामी बल यानी जितना बल लगा रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस F का मान जब 0 आ रहा है तो इस कंडीशन में जो वस्तु का त्वरण होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वस्तु में गति होगा नहीं, यानी वो जिस जगह पे बैठा रहेगा वो उसी जगह पे रह जाएगा। तो वो क्या करेगा? त्वरण तो उत्पन्न करेगा ही नहीं। और त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक दूरी में से अगर हम लोग अंतिम दूरी में से यदि हम लोग प्रारंभिक दूरी घटा लें और उसको घटने में जो टाइम लगा है उसको से हम डिवाइड कर दें तो जो भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी उसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बल है वो पहले ही शून्य हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। किसी वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा के क्या लिखना है? आपको व्यंजक लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा भी है इके। इके का मतलब क्या होता है? तो इके मतलब होता है एनर्जी ऑफ काइनेटिक या काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है? क्वेश्चन है क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात करी गई है, तो गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हमेशा बढ़ते ही रहती है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम समझाना चाहें तो मान लीजिए ये कोई बॉय है, ठीक है, और ये बॉय क्या कर रहा है? 5 मीटर पत्थर को फेंक रहा है जिसका वेट है 5 ग्राम। तो इस कंडीशन में शुरू में इसका जो गति था वो क्या था? 0 था, और 0 से बढ़ते गया
और बढ़ने के बाद एक मान लीजिए कि 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 ऐसे करके ये बढ़ते गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये -1 में चला गया, -2 में चला गया। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है कि ऊपर की ओर फेंकी गई, ऊपर की ओर फेंकी गई कहने का मतलब पृथ्वी से आप ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, क्या करते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी होती है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप किसी वस्तु को नीचे से जोर से फेंकेंगे, ठीक है, नीचे से आप जोर से फेंकेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस तक ऊपर क्या करेगा, स्पीड से जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा, तो वहां पहुंचते पहुंचते उसका जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, उसमें वो मतलब वृद्धि ना होकर के कमी आ जाती है। तो यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है कमी आती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है यहाँ पे कि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को H तथा 2H ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। कहता है कि समान द्रव्यमान की, यानी इसकी जो द्रव्यमान है, इसकी जो भार है वो इक्वल है। तो मान लीजिए इनका द्रव्यमान m, एक का m है और एक का n है, आप ऐसे भी मान सकते हैं या m1 m2 मान सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो ऊंचाई है, यानी एक वस्तु की जो हाइट है वो h है और सेकेंड वस्तु की जो ऊंचाई है वो 2h है। तो आपसे पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, आपने पढ़ा है mgh। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप mg तो दोनों में सेम होगा, h यहाँ पे डिफर होगा, एक h 2h के बराबर होगा, यानी इसका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकती है। क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकती है। तो उत्तर में हमने लिखा है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कोई वस्तु स्थिर रह जाती है, तो इस कंडीशन में वो निगेटिव तो जाएगी नहीं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्य करने की समय दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। अब पावर का ऐसा मात्रा यानी शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। आप लोग थोड़ा सा याद रखना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 पे। क्वेश्चन 14 कहता है कि कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी यहाँ पे जो हाइट है उसका वो अचर है। गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखिए, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। पहले मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई थी, तो ये वस्तु यहाँ पे कौन सी स्थितिज ऊर्जा थी इसके पास, ये तो पूरा रुका हुआ था, और जैसे ही उस ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो इसकी जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा वो किस चीज में होगा। तो पहले तो ये गतिज ऊर्जा में चेंज आएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से किस चीज में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा। फिर उसके बाद जैसे ये पृथ्वी पर टकराएगा तो ये ऊष्मा का उत्पन्न करेगा, ध्वनि का उत्पन्न करेगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, इनकी ऊर्जा का रूपांतरण है। तो उत्तर में हमने ऐसे ही लिखा है, उत्तर में हमने लिखा है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ये रूपांतरण हो रहा है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है उसकी ह्रास हो जाती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अभी हमने ऊपर आपको समझाया कि ये कोई पिंड है, पहले ये स्थितिज ऊर्जा में था और फिर से ये पृथ्वी पर आकर के कौन से ऊर्जा में यहाँ पे परिणत हो गया है, कौन से ऊर्जा में बदल गया, तो स्थितिज ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी से टकराती है तो इसके साथ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होता है, कुछ ध्वनि उत्पन्न होता है।
तो आप इस चीज को खुद से भी प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अपने छत से किसी वस्तु को गिराइए और नीचे देखिए आपके साथ क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर हमने लिखा है कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शक्ति क्या है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया था शक्ति का मतलब क्या होता है, तो उत्तर में हमने लिखा है कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी 1 वाट शक्ति किसे कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है 1 वाट वह शक्ति होती है जो एक वाट वह शक्ति होती है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है। जो 1 सेकेंड में कितने जूल कार्य करती है, 1 जूल कार्य करती है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाट शक्ति कहते हैं। और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 जूल। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दीजिए, यानी 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को, व्यय के मतलब खपत, व्यय के मतलब यहाँ पे क्या होगा, खपत होगा। तो 1 घंटे में जो व्यय की गई ऊर्जा है उसी को हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसको kWh से सूचित भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1 किलोवाट की दर से 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है। फिर से रिपीट कर देते हैं। कहता है कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 किलोवाट घंटा का ही होगा। ठीक है, यानी 1 किलोवाट 1 घंटा में करेगा तो 1 किलोवाट पर घंटा के वो रफ्तार से उसकी ऊर्जा होगी। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। ध्यान रखना, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिए। कहता है कि यदि दो व्यक्ति 50 केजी द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को अलग अलग 2 तथा 5 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है। तो जरा सा इसको आप समझिए। यहाँ पे जो मास है m1 बराबर 50 और m2 बराबर क्या है, 50 ही है। और इसकी जो 2 मिनट अलग अलग, यानी एक बार 2 मिनट और 5 मिनट में वो 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है, यानी h इक्वल टू कितना है, 50 है। तो कहा गया है कि वस्तु पर किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिक है। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति 50 केजी का जो द्रव्यमान की वस्तु है उसे 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है, और एक 5 मिनट वाला है ये भी 50 केजी वस्तु को 85 मीटर ले जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु पर किस व्यक्ति द्वारा कार्य अधिक किया गया, यानी ज्यादा किस पर किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जरा सोच के बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कार्य बराबर हमने आपको क्या बताया है, कार्य बराबर क्या बताया है, W बराबर F। यहाँ पे F कितना है, तो देखिए 50 केजी है। तो सबसे पहले इसको आप क्या किलोग्राम को किस चीज़ में बदलोगे, न्यूटन में बदलोगे। F तो यहाँ पे है नहीं है ना। यहाँ पे आपका अलग टाइम दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आप इस चीज़ को लेकर के आप इसे चेंज कीजिए और इस फॉर्मूले पर इसको यूज कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से देख पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति अधिक कार्य कर रहा है। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे फिर से। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि किसी मशीन को
5000 जूल कार्य करने में 10 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक है, हमने आपको एक सूत्र बताया था जो आपको जेहन में होगा। यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है जो किया गया कार्य है, ठीक है, जो किया गया कार्य है उसमें यदि आप समय से भाग कर देते हैं, यानी P बराबर W/T यदि आप करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी शक्ति कितनी थी। तो P का वैल्यू यहाँ पे रख दो, P का वैल्यू 5000, सॉरी यहाँ पे 5000 और जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड, इसको काट दो, यानी P बराबर कितना आ गया 500। आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग शक्ति का ये SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रक अभी हमने आपको बताया था वाट होता है। तो आप यहाँ पे इसका वाट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस चैप्टर में अति लघुतरीय प्रश्नों का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर अगले चैप्टर का हम लोग अगले जो क्वेश्चन दिए गए उसका भी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ।